तो चलिए आज हम लोग बात करने वाला है कक्षा 10 पॉलिटी का मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक ना, यहाँ पे आपको मॉडल प्रश्न पत्र कहने का उद्देश्य ये है कि ये प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया है। ये परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वैसे प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो हम लोग वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने के लिए। इसीलिए इसको हम कहें कि मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए चलिए हम लोग पहले प्रश्न से इसका शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा है कि सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है। ठीक ना, सत्ता की साझेदारी से हमें क्या क्या लाभ देखने को मिलता है। देखिए सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं। तो सभी नागरिकों को शासन प्रणाली में भाग लेने का समान अवसर मिलता है। सत्ता की साझेदारी का मतलब हो गया कि सत्ता का बंटवारा, यानी कि शासन का बंटवारा। किसी एक व्यक्ति के पास में पूरा पावर न रह के पावर का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। जिसे हम लोग भारत में देखते हैं कि भारत में किसी भी एक व्यक्ति के पास पूर्णतः पावर नहीं है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है या फिर न्यायपालिका पावरफुल है या फिर सीएम, डीएम, पीएम, कोई भी यहाँ पे पूरी तरह से पावरफुल नहीं है। यहाँ पे सभी को पावर अलग अलग दिया गया है, यानी कि सत्ता का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री के पास अलग पावर है और राष्ट्रपति के पास अलग है, मुख्यमंत्री के पास अलग है, विधायक, सांसद, सभी के पास, सभी को मतलब क्या किया गया, पावर दिया गया अलग अलग, और सबको एक दूसरे पर नियंत्रण करने का भी पावर दिया गया ताकि कोई भी सत्ता का यानी कि पावर का गलत मिसयूज ना कर सके। इसीलिए हम कहेंगे कि सभी नागरिकों को शासन प्रणाली में भाग लेने का समान अवसर मिलता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी भारत के किसी भी नागरिक यानी कि जो भी 25 वर्ष से अधिक उम्र का है वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, और जो भी व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र का है वो मतदान कर सकता है और अपने मतदान के बदौलत अपने अनुसार से शासक का चुनाव कर सकता है। यानी कि उसी को हम कहते हैं कि सभी नागरिक को क्या है कि शासन प्रणाली में, शासन प्रणाली का मतलब क्या हो गया कि चुनाव में भाग लेना, यानी कि चुनाव में वोट डालने का उसे पावर दिया गया, वो अपने अनुसार से अपने शासक का चुनाव कर सकता है। यानी कि सभी लोगों को शासन प्रणाली में भाग लेने का अवसर मिलता है। और क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी से समाज के सभी समूहों के बीच में टकराव नहीं होता और शांति बनी रहती। अब देखिए अगर मान लीजिए कि पहले जिस प्रकार से था कि सत्ता की साझेदारी नहीं थी, किसी एक जो ऊंची जाति के लोग थे या फिर ऊंचे धर्म के लोग थे उनके पास पावर ज़्यादा था, वो नीची जाति के लोगों को हमेशा दबाया करते थे, उनके साथ शोषण करते थे। लेकिन जब अब सत्ता का बंटवारा हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि अब कोई भी ऊंच नीच नहीं रह गया। अब सभी लोग कानून के नज़र में क्या है, समान है। अब सभी लोग, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसे कानूनन अपराध माना जाएगा और उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी से समाज के सभी समूहों के बीच में टकराव नहीं होता और शांति बने रहते हैं। यानी कि चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या है, योग्य हो सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, या फिर हिंदू में ही अलग अलग और भी जाति है, उसमें से वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो चुनाव लड़ सकता है और वो सत्ता में अपना भागीदारी निभा सकता है। देखिए जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना क्या रहती है, बनी रहती है। अब अगर घर में ही अगर गृह युद्ध अगर चलने लगे, घर में यानी कि गृह युद्ध का कहने का मतलब है कि देश के अगर लोग आपस में ही अगर लड़ने लगे, आपस में ही लड़ के रहेंगे, तो क्या इससे देश आगे तरक्की करेगा? तो कभी नहीं कर सकता है। ठीक ना, कभी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए देश के लोगों को एक साथ मिल करके आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला ज़रूरी क्या है कि लोग अब एक साथ मिल के रह सकते, लोगों में एकता का भावना रहे। ठीक ना, और उन्हें कोई खंडित ना कर सके, यानी कि अखंडता की भावना भी उसमें जगा दे। तो हम सत्ता की साझेदारी से हम यही लाभ देखते हैं कि सभी नागरिक शासन प्रणाली में क्या कर सकते हैं, आसानी से भाग लेते हैं, और सत्ता की साझेदारी से समाज के सभी समूहों के बीच में टकराव नहीं होता और शांति बनी रहती है, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना भी क्या रहती है, बनी रहती है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि गृह युद्ध का
अर्थ क्या है। अभी हम लोग गृह युद्ध के बारे में देखें कि अगर मान लीजिए कि लोगों में अगर आपसी मतभेद नहीं होता है, लोग अगर आपस में ही नहीं लड़ते हैं, तो क्या गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध का मतलब क्या है कि किसी देश के बीच में दो सामूहिक गुटों के बीच में लड़ाई होना। देखिए, किसी देश में सरकार और विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लेगी कि वह युद्ध सा लगने लगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। यानी कि अपने देश के अंदर ही जब दो या दो से अधिक समूह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर एक दूसरे के बीच में मतभेद, यानी कि कोई बात को लेकर मतभेद हुआ, किसी यानी कि कोई भी कारण से अगर मतभेद होता है और दोनों के बीच में झड़प होती है और वो बहुत तेज़ी से हिंसक लड़ाई का रूप ले लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी कि ऐसा लगे कि भाई ये युद्ध ऐसा हो रहा है और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। ठीक ना, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। कोई दिक्कत प्रश्न पे नहीं है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि बेल्जियम की समाज की जातीय बनावट का वर्णन करें। ठीक ना, प्रश्न क्या पूछा है कि बेल्जियम की समाज की जातीय बनावट का वर्णन करें। देखिए, बेल्जियम जो है, जो यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी अगर हम बात करें तो हरियाणा से भी आधी है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश का एक छोटा सा राज्य हरियाणा, उसकी आबादी से भी उसका आबादी क्या है, कम है, यानी कि आधी है। इस राज्य की जनसंख्या लगभग अगर हम बात करें तो कितनी है, 1 करोड़ है। यहाँ मुख्यतः 3 तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कौन कौन सा, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, जब भी आपको बेल्जियम की जातीय बनावट पूछे या फिर श्रीलंका की जातीय बनावट पूछे, तो आप ज़रूर ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन से राज्य के बराबर वो है और वहाँ पे कौन कौन से भाषा के लोग रहते हैं और कौन कौन से जाति धर्म और कौन कौन से वो लोग धर्म मानते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं और साथ ही साथ कौन से क्षेत्र में वो रहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस राज्य की जनसंख्या लगभग कितनी है, 1 करोड़ है और यहाँ के लोग मुख्यतः कितने प्रकार की भाषा बोलते हैं, 3 प्रकार। उसमें से कौन है, पहला हम लोग ले लेते हैं, पहला कौन है, डच है, दूसरा हो गया आपका फ्रेंच और तीसरा हो गया जर्मन। ये 3 भाषा बोले जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोलते हैं, तो 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। ठीक ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या है तो वो कौन है, डच भाषी लोगों की। कितने हैं, 59%। और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% लोग जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि बेल्जियम में डच भाषी लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है, 59%। ठीक है ना, 59% पूछे या फिर प्रतिशत पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। और 40% फ्रेंच बोलने वाले और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ को याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और देखिए, ये तो हो गया कि पूरे देश का जनसंख्या के बारे में बता दिया कि भाई पूरे देश में 59% लोग 59% लोग क्या कौन सा भाषा बोलते हैं, डच भाषा, और 40% लोग फ्रेंच और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ये पूरा देश का आंकड़ा है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक ना, बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। देखिए, अगर हम पूरा बात करें कि पूरे देश का जनसंख्या में अगर फ्रेंच भाषी लोगों की जनसंख्या पूछे तो कितना, 40%, यानी कि पूरे देश में इसकी जनसंख्या कम है। फ्रेंच भाषी लोगों की जनसंख्या कम है, किसकी तुलना में, डच की तुलना में। लेकिन अगर हम बात करें उसके राजधानी की, तो राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जबकि अगर पूरे देश का बात करें तो पूरे देश में 59% डच है, लेकिन अगर राजधानी का बात करें तो 20% मात्र डच भाषी लोग हैं। अब देखिए, अगर पूरे देश में आपका कितना बड़ा कब्जा है इससे मतलब नहीं। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन जंगल में शेर जो है वो, शेर का जनसंख्या क्या है, काफ़ी कम है, लेकिन राजा वही होता है ना। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखिए, पूरे देश में तो डच भाषी लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो मुख्यालय है यानी कि जहाँ उसका राजधानी है, तो राजधानी में ज़्यादा कौन से लोग का फ्रेंच लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए, जब फ्रेंच वहीं से पूरा देश कंट्रोल हो रहा है तो ज़्यादातर सत्ता में किसका प्रभाव रहेगा, फ्रेंच भाषी लोगों का, क्योंकि यही लोग, देखिए ये लोग अगर ताकत के विषय में बात करें,
ठीक ना। अगर हम देखें कि मानव ताकत के विषय में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? डच लोग। लेकिन अगर बौद्धिक ताकत और पैसे से ताकत का अगर बात करें तो पैसे से ताकत और बौद्धिक ताकत की तुलना में कौन लोग सबसे ताकतवर है? फ्रेंच भाषी लोग, ठीक है ना। तो देखिए, जबकि 20% लोग डच भाषी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट क्या है? बहुत जटिल है। आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरह से एक तरफ लोग क्या है कि शारीरिक रूप से ताकतवर है और दूसरा समूह क्या है? मानसिक और पैसे की तुलना में ताकतवर है, तो दोनों के बीच में सत्ता के बीच में बंटवारा होगा, ठीक ना, सत्ता के बीच में लड़ाई होगा। लेकिन ये लोग क्या किए कि बहुत अच्छे से इस पर काम किए हैं। और देखिए ये लोग क्या किए हैं कि सत्ता का बंटवारा बड़ी सोच समझ के किए। क्या किए हैं कि नहीं, देखो अगर ब्रुसेल्स में जहाँ फ्रेंच भाषी का ज़्यादा लोग है, ठीक ना, फ्रेंच भाषी का ज़्यादा है और डच भाषी का कम है, तो अगर वहाँ पे अगर सांसद या फिर मंत्री का चुनाव होगा तो दोनों ही भाषा से बराबर सदस्य रहेंगे और पूरे देश में भी दोनों ही भाषा के बराबर सदस्य रहेंगे, ताकि इससे क्या होगा, कभी भी देश में लड़ाई होने की स्थिति नहीं आएगी, ठीक ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर वोटिंग होगा तो वोटिंग में क्या होगा? वोटिंग में यही माना जाता है कि भाई जिसको ज़्यादा वोट मिले उसी का जीत माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा लोग कौन से हैं? डच भाषी लोग हैं, तो हमेशा यही लोग जीतेंगे। और वहीं अगर बात करें उसकी राजधानी ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा के लोग रहते हैं? फ्रेंच भाषा के, तो हमेशा वो जीतेंगे। तो इससे क्या होगा कि देश में लड़ाई होने की संभावना बढ़ी रहेगी। और इसीलिए लोग क्या किए हैं कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। उनकी इस स्थिति के कारण डच भाषी लोगों की नाराज़गी थी, जिसके कारण 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा था, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या किए कि शासन का यानी कि सत्ता का बंटवारा ढंग से कर लिया। अब वहाँ पे किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं होता है। और ठीक इसी का उल्टा अगर हम देखें तो श्रीलंका में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हमेशा क्या होता है? गृहयुद्ध चल रहा है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे सिंहली और तमिल भाषी लोगों में कभी बन नहीं पा रहा है। फिर देखिए, अगला प्रश्न आपका श्रीलंका से है कि श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों और तमिलों की आबादी का क्या अनुपात है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी मात्र कितना है बच्चों? 74%। जबकि अगर हम लोग बात करें तमिल का, तो तमिल कितना है? 18%, ठीक ना। इसमें भी तमिल जो है वो श्रीलंकाई मूल तमिल और कुछ भारतीय तमिल है। तो श्रीलंका के मूल तमिल कितने हैं? 13%, ठीक ना, 13%। और 5% क्या है? भारतीय तमिल है। 13% भारतीय तमिल है, ठीक ना। अब 5% भारतीय तमिल और 13 वहाँ के मूल तमिल है, ठीक ना। कोई दिक्कत इस पर? चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच में तनाव का क्या कारण था? यह श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा कीजिए। वही श्रीलंका से रिलेटेड। अभी हम लोग बेल्जियम का देखें, अब क्या देखेंगे? श्रीलंका के बारे में। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या है कि श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक और तमिल क्या है? अल्पसंख्यक है। अभी हम लोग देखें, है ना। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया और इसके लिए वो लोग निम्नलिखित फ़ायदा उठाया। क्या क्या फ़ायदा उठाया? तो सबसे पहले तो वो लोग ये फ़ायदा उठाया कि तमिल भाषा की अवहेलना करते हुए सिंहली भाषा को देश का एकमात्र राजभाषा क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया। जबकि वहाँ पे तमिल बोलने वाले लोगों की जनसंख्या भी कम नहीं थी, फिर भी तमिल को दरकिनार करके और सिंहली भाषा को वहाँ की राज्य की भाषा घोषित किया गया, जिसके कारण वहाँ के लोगों में आक्रोश की भावना बढ़ गई। देखिए अब वहाँ की राज्य की भाषा जब सिंहली को घोषित किया गया, तो चाहे यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो या फिर कोई भी सरकारी परीक्षा हो, तो वहाँ पे कौन सी भाषा से पढ़ाया जाता था या फिर कौन सी भाषा से परीक्षा लिखाया जाता था? सिंहली भाषा। जिससे तमिल भाषी बच्चे जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उन्हें हमेशा दरकिनार कर दिया जाता था। तो इसलिए वहाँ पे आंदोलन का शुरुआत हुआ। और क्या हुआ? देखिए विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाती थी? सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी और तमिल भाषी लोगों को दरकिनार कर दिया जाता था। इसलिए भी वहाँ के लोग इसकी नाराज़गी
जाहिर की। और क्या है वहाँ का, देखिए जो सिंहली भाषा के लोग थे वो कौन से धर्म मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक ना। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा, और देखो हम लोग का अगर भारत का अगर हम बात करें तो भारत की कोई भी एक राजभाषा नहीं है, ठीक ना। भारत की कोई भी राजभाषा नहीं है। या फिर अगर हम यहाँ की बात करें राष्ट्रीय धर्म का, तो भारत में भी कोई भी धर्म को मान्यता नहीं दिया गया। यहाँ पे सभी धर्म को एक समान माना गया। और देखिए यहाँ के सभी लोगों को इस बात की आज़ादी है कि आप जो भी धर्म चाहें वो अपना सकते हैं और कोई भी धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसमें सरकार आपको किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं करेगी, ठीक ना। तो देखिए वहाँ पे बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया, ठीक ना। और उपयुक्त सत्ता विभाजन के परिणाम स्वरूप श्रीलंका में तमिल समुदाय और सिंहली समुदाय के बीच में क्या होने लगा, तनाव फैलने लगा। और दोनों समुदाय के बीच में संबंध क्या होते गए, बिगड़ते चले गए। और दोनों ही समुदाय के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। और यही कारण है कि वहाँ पे श्रीलंका और तमिल के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। यानी कि आपस में ही लोग क्या होने लगे, लड़ने लगे, लड़ के कटने लगे, ठीक ना। कोई दिक्कत इस प्रश्न पे नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सत्ता की साझेदारी से संबंधित बेल्जियम मॉडल और श्रीलंकाई मॉडल में अंतर बताए, ठीक ना। हम लोग क्या देखेंगे कि बेल्जियम क्या रुख अपनाया और श्रीलंका क्या रुख अपनाया। यानी कि देखिए सत्ता का बंटवारा तो दोनों ही जगह हुआ, बेल्जियम में भी हुआ और श्रीलंका में भी हुआ। लेकिन दोनों ही देश किस तरह से अलग अलग तरह से अपनाया, जिसके कारण हम देखेंगे कि बेल्जियम में टकराहट काफ़ी कम हुआ, मतलब टकराहट नहीं के बराबर हो रहा है। वहाँ पे बेल्जियम के लोग आराम से खुशी खुशी रह रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि श्रीलंका के लोग आपस में लड़ रहे हैं। उसका मुख्य कारण आखिर क्या है, तो देखिए बेल्जियम जो है, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपनाया। दोनों ही देश, दोनों कहने को तो दोनों क्या है, लोकतांत्रिक है, परंतु लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन सत्ता की साझेदारी से संबंधित दोनों देशों के विचार क्या है, अलग अलग थे। बेल्जियम में देखें तो बेल्जियम में क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए समन्वय एवं समुचित प्रतिनिधित्व वाले सामुदायिक सरकार का रास्ता अपनाया। वही अगर हम बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को प्रश्रय दिया गया, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका में हम बेल्जियम में देखते हैं कि बेल्जियम कोई भी जाति या फिर कोई भी धर्म, कोई भी भाषा के लोगों को संरक्षण नहीं दिया गया या फिर किसी को भी बढ़ावा नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं श्रीलंका का देखते हैं, तो श्रीलंका में किसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, बौद्ध धर्म को और सिंहली भाषी लोगों को। अलग से उन लोग को आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अगर बाकी का देखें तो बाकी को संरक्षण नहीं दिया गया, ठीक ना। वहीं फिर हम लोग दूसरा अंतर देखते हैं दोनों में कि बेल्जियम में विभिन्न समूह और क्षेत्रों को सत्ता में भागीदार बनाते हुए राष्ट्रीय एकता, समन्वय और शांति का प्रयास किया गया, ठीक है। बेल्जियम क्या किया गया, बेल्जियम में देखें कि वहाँ पे केंद्र सरकार और वहाँ की स्थानीय सरकार या फिर स्टेट की सरकार सभी क्या करते थे कि मिलजुल के सरकार चला रही थी। यानी कि सबकी वहाँ के हर एक जनता की भागीदारी होती थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में हम देखते हैं कि श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ बहुसंख्यक वर्ग अपना प्रभुत्व क्या करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। और इसीलिए श्रीलंका में विभिन्न समूहों तथा क्षेत्रों की सत्ता की हिस्सेदारी और राष्ट्रीय एकता पर खतरे के रूप में देखा गया, ठीक ना। हम लोग क्या देखते हैं कि श्रीलंका में जितने भी विधायक, सांसद या मंत्री, जो भी मंत्री बनते थे, वो मंत्री कौन सी भाषा के लोग थे, सिंहली भाषा के लोग, जिससे तमिल भाषा के लोगों को हमेशा दबाया जाता था। यानी कि जो भी नियम बनता था, जो भी अच्छा नियम बनता था, वो किसके लिए बनता था, सिंहली भाषी लोगों के लिए, वो तमिल भाषी लोगों के लिए नहीं होता था, जिसके कारण तमिल लोगों में असंतोष का भावना जगने लगा। फिर देखिए अगला अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर कह रहा है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक और फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक है, परंतु वहाँ इस बात की व्यवस्था की गई
कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। हम लोग देखे हैं कि केंद्र में क्या है, 80% कौन सी भाषी के लोग रहते हैं, फ्रेंच भाषी का, और 20% मात्र डच भाषी के लोग। फिर भी वहाँ पे बोला गया कि नहीं, मंत्रियों का संख्या दोनों ही भाषा से समान रहेगा। अगर मान लीजिए फ्रेंच भाषी से अगर 10 मंत्री है तो डच भाषी से भी कितना होगा, 10 होगा। ताकि इससे क्या होगा कि अगर कोई भी नियम बनेगा और अगर इसको अगर मान लीजिए कि फ्रेंच भाषी के लोगों को अगर लगता है कि नहीं भाई ये लोग डच फ्रेंच भाषी के लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ अलग नियम बनाएंगे, और डच को लगा कि नहीं भाई इस नियम से क्या हो सकता है, हम लोगों को नुकसान हो सकता है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, वहीं पे मंत्रिमंडल में ही टकराव होगा और फिर वोटिंग होगा। अब वोटिंग में ये 10 लोग बोलेंगे कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, ये लोग बोलेंगे सही है। तो देखिए दोनों तरफ से किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है, तो क्या वो नियम बन के पास हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कि भाई फ्रेंच भाषा से 8 को लोग हैं और यहाँ से मात्र 2 को लोग हैं, तो ये लोग आसानी से जो चाहे सो नियम उस पर थोप सकते थे, है कि नहीं। तो इसीलिए कि बेल्जियम ने वहाँ की शासन व्यवस्था को सही ढंग से करने के लिए वो लोग क्या किया कि भाई सत्ता का बंटवारा ढंग से कर लिया, ठीक ना। देखिए वहाँ पे मंत्रियों की संख्या समान होगी। इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक और तमिल वहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक है। श्रीलंका के सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया तथा कई ऐसे कदम उठाए जिससे अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के हितों की हानि समुदाय हुई। देखिए परिणाम स्वरूप श्रीलंका में तमिल समुदाय में तनाव फैला और दोनों समुदाय के बीच क्या होते गए, संबंध बिगड़ते चले गए। और इसी कारण से क्या हुआ कि दोनों समुदाय में, तमिल समुदाय और सिंहली समुदाय, दोनों समूहों के बीच में टकराहट बढ़ते गई और दोनों अलग अलग होते गए, ठीक है ना। कोई दिक्कत। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, ठीक ना। प्रश्न है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई। तो देखिए बेल्जियम को स्वतंत्रता 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को मिली, परंतु उसे मान्यता कब मिला था, 19 अप्रैल 1839 को दिया गया, ठीक है ना। बेल्जियम भले ही स्वतंत्र 4 अक्टूबर 1930 ईस्वी को हो गया था, लेकिन उसे इसका मान्यता कब मिला था बच्चों, तो 19 अप्रैल 1839 ईस्वी को, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की चर्चा करें। आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, या इसी के जगह अगर इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि बेल्जियम में अपनाए गए सत्ता विभाजन के मॉडल की 4 मुख्य विशेषता बताएं, तो दोनों का उत्तर हम लोग एक जैसा ही लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए चाहे तो बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी पूछे या फिर वहाँ का मॉडल पूछे, ठीक ना, दोनों का मतलब उत्तर जो है लगभग एक समान है, लगभग एक समान है, इसलिए हम लोग एक साथ इसको पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के मॉडल की मुख्य विशेषता। पहला विशेषता हम लोग देखते हैं। पहला विशेषता कह रहा है कि संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात की व्यवस्था की गई कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक ना। सबसे पहला नियम तो यही कह रहा है कि संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात की व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी, एक समान होगी, ठीक ना। जिससे क्या होगा, वहाँ के लोगों के बीच में लड़ाई या फिर तनाव कम होगा, ठीक ना। तो सबसे पहला तो इसी बात की व्यवस्था किया गया। और दूसरा क्या है कि कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषाई समुदाय के प्रतिनिधि का बहुमत उसके पक्ष में हो और कोई एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है, ठीक ना। दूसरा वहाँ का सबसे बढ़िया नियम वो लोग क्या बनाया कि भाई देखिए अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई भी कानून अगर बनाना हो तो कानून वहाँ पे तभी बनेगा जब दोनों भाषा के प्रतिनिधि वहाँ पर रहेंगे, ठीक ना। और दोनों भाषा के प्रतिनिधि रह करके और क्या करें कि बहुमत प्राप्त हो, तभी जा करके क्या हो सकता है, वो नियम बनाया जा सकता है, अन्यथा नियम बनाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि कोई भी एक समुदाय के मंत्री क्या कर सकते हैं कि एक तरफा वोटिंग करके और कोई भी नया नियम बना ले, ऐसा वो लोग नहीं कर सकते। फिर देखिए अगला वो लोग तीसरा पॉइंट और हम लोग क्या देखेंगे,
तीसरा पॉइंट है कि शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच में स्पष्ट रूप से कर दिया गया, यानी कि दोनों ही केंद्र सरकार को भी शासन का कुछ हिस्सा दिया गया है, जो कि लिखित तौर पे, यानी कि वो अपना जितना उसका कार्य क्षेत्र है उससे आगे वो काम नहीं करेगा, और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी स्पष्ट कर दिया गया है। किसी भी मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि किसी प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्य पे वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों को अलग अलग अपना अपना कार्य क्षेत्र दिया गया है। फिर देखिए चौथा पॉइंट देखेंगे कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, जहां दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों का क्या है, समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। और बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त एक तीसरे स्तर की सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय द्वारा होती है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग भारत में देखते हैं कि भारत में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मुखिया, सरपंच, वार्ड, जिला परिषद का हम लोग चुनाव करते हैं, वही चीज़ वहाँ पर भी है, जिसे क्या कहा जाता है, सामुदायिक सरकार कहा जाता है। वहाँ पे देखिए सामुदायिक सरकार को लिखित रूप से माना गया है, लेकिन भारत में इस प्रकार का नहीं है, इसको कोई भी ऐसा पावर नहीं दिया गया है लिखित रूप से। और सबसे ज़्यादा अगर हम पावर या फिर ताकतवर कह सकते हैं तो वहाँ पे कौन है, सामुदायिक सरकार है, क्योंकि देखिए यही सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों का निर्णय करती है। देखिए मान लीजिए कोई भी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जानी चाहिए, कौन सी संस्कृति उसकी अपनी है, उसको क्या संरक्षण देना है, ये उस क्षेत्र के लोगों के अलावा दूसरे लोग नहीं जान सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे गांव का अगर क्या क्या समस्या है, कौन सी भाषा, कौन सी मतलब किसके बीच में क्या संबंध है, ये चीज़ को जितना यहाँ का जो वार्ड सदस्य है या फिर यहाँ का जो मुखिया है, जिला परिषद है, वो जितने अच्छे से इसको समझ सकता है, वो उतना अच्छा से यहाँ का मुख्यमंत्री या फिर यहाँ का प्रधानमंत्री इसे नहीं समझ सकता है। इसलिए अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा बढ़िया सरकार अगर कौन है तो वो सामुदायिक सरकार है, ठीक ना, सबसे बेस्ट। चलिए फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सत्ता की भागीदारी से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, सत्ता की भागीदारी से आप क्या समझते हैं। देखिए देश के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर कोई भी निर्णय लेने या फिर कानून निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने को ही हम क्या कहते हैं, सत्ता की भागीदारी कहते हैं, ठीक ना। सत्ता में भागीदारी का मतलब क्या हो गया कि देखिए चाहे देश के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर अगर कोई भी निर्णय लिया गया है या फिर कोई भी कानून का निर्माण प्रक्रिया क्या को प्रभावित करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की भागीदारी कहते हैं। यानी कि सत्ता की साझेदारी, सत्ता की भागीदारी लगभग एक जैसा ही है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, अथवा सत्ता की साझेदारी के किन्हीं 4 रूपों की व्याख्या करें। जैसे हम लोग बेल्जियम मॉडल देखें, ठीक उसी प्रकार से इसका भी हम लोग उत्तर देखेंगे। क्या लिखेंगे कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या क्या हैं। तो पहला तरीका दिखते हैं कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का विभाजन सरकार के 3 अंग में होते हैं। कौन कौन सा है, तो पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के तीनों अंगों के बीच में सत्ता का विभाजन किया गया है। इससे किसी अंग द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना नहीं रहती। इस विभाजन से यह लाभ होता है कि सरकार के एक अंग अगर दूसरे अंग की सत्ता पर अंकुश रखते हैं, जिससे सरकार के तीनों अंग के बीच में संतुलन बना रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं भारत सरकार के 3 अंग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे 3 अंगों में बांटा गया है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि देखिए पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए विधायिका जो क्या करती है कि विधायिका का कार्य है देश की शासन के लिए कानून बनाना, ठीक ना। जो भी देश का नियम कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगा, ठीक ना। विधायिका कानून बनाया, लेकिन कानून को लागू करने का पावर किसके पास है, कार्यपालिका के पास, ठीक है ना, कार्यपालिका के पास। और अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देने का पावर किसके पास है, न्यायपालिका। देखिए ये सिर्फ कानून बना सकता है, ये किसी को सजा दे नहीं सकता है, ठीक ना। अब देखिए अगर न्यायपालिका कुछ गलत अगर काम करती है तो विधायिका उसके लेके भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, ठीक ना।
और ये लागू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिए, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या यहाँ पे जो चुनाव होता है, जो हम लोग विधायक और सांसद चुनते हैं, ठीक ना, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक ना, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। तो देखिए विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा में जिसको हम लोग चुनते हैं, जो एमएलए लोग हैं, वही लोग क्या करता है, यहाँ के राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं, ठीक ना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों मिलकर क्या करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक ना। किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव करता है तो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, जो भी वहाँ पे विधायक और सांसद लोग जो वोट दे रहा है, वो जिसकी वहाँ पे सरकार है वही उसका चुनाव उसी को वोट देगा। यानी कि अगर हम भारत का अगर बात करें तो भारत में यहाँ पे शासन किसका है? बीजेपी का है, बीजेपी का शासन चल रहा है। अब देखिए बीजेपी का शासन है, यानी कि बीजेपी के ज़्यादा यहाँ पे विधायक और सांसद लोग हैं। अब विधायक सांसद लोग ज़्यादा है, यानी कि यही जिसको चाहेगा उसी को क्या कर सकता है, ये राष्ट्रपति चुन सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव क्या, अब ये तो बीजेपी प्रधानमंत्री भले ही पीएम बना लेगा, ठीक ना, पीएम इसका है पूरा का पूरा पूरा का पूरा अगर हम बात करें लोकसभा पे कंट्रोल किसका है? बीजेपी का है, ठीक ना, पूरा का पूरा लोकसभा में पावर कंट्रोल किसका है? बीजेपी का है। लेकिन अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति ही क्या करेगा? राष्ट्रपति चुनाव करेगा किसका? जो चीफ जस्टिस है, यानी कि न्यायपालिका के जज का चुनाव कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए राष्ट्रपति किसके अधीन में जाके काम किया? बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ही इसको चुना, यानी कि कोई भी एक राजनीतिक पार्टी ही उसको चुन के जिताया, तो राष्ट्रपति उसी के अनुसार से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्र कौन है? न्यायपालिका। मतलब न्यायपालिका किसी के कंट्रोल में नहीं है। और एक बार जो जज चुना गया उसको अब कोई उसको हटा नहीं सकता है, यानी कि हटाने के लिए भी बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, यानी कि उसे हम आसानी से नहीं हटा सकते। और वो देखिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो ना तो इसका बात सुनेगा और ना ही इसका बात सुनेगा, यानी कि जो इसको बनाया ये उसी को क्या कर सकता है? जेल में डालने का क्षमता रखता है। कौन? न्यायपालिका, ठीक है ना। न्यायपालिका के पास इतना पावर, मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो उसको अगर लग रहा है कि भाई आप गलत है तो आपको सज़ा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए क्या हम लोग देखिए कि विधायिका क्या करती है, कि विधायिका का कार्य है कि देश के शासन के लिए क्या करती है? यह कानून बनाती है, और कार्यपालिका वही कानून को लागू करने का काम करती है। फिर न्यायपालिका कार्य है कि कानून की व्याख्या करना, कि मतलब कानून में क्या क्या लिखा गया है, उसका मतलब क्या है, ये चीज़ की व्याख्या कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। और शक्ति के ऐसे बंटवारे का सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच में सत्ता का विभाजन सामान्यतः प्रशासन व्यवस्था के 3 स्तरों पर विभाजित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, प्रांतीय स्तर पर क्षेत्र सरकार और राज्य स्तर पर सबसे निचले स्तर पर सरकार का विभाजन होता है, ठीक ना। देखिए सत्ता का विभाजन सभी स्तरों पर गठित सरकारों के बीच कर दिया जाता है। भारत में भी 2 स्तरों की सरकारों की गठन की व्यवस्था की गई। कौन कौन सा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और संविधान के द्वारा दोनों सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया। इस उद्देश्य से 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए और तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट, कि विभिन्न समुदायों के बीच में सत्ता का विभाजन, ठीक ना। तीसरा पॉइंट क्या है? कि विभिन्न समुदायों के बीच में सत्ता का विभाजन। देखिए किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर उन्हें मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। कौन कौन सा? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। जैसे हम लोग तमिल के केस में देखें तो वहाँ पे सैली भाषी के लोग क्या थे? बहुसंख्यक थे, और अगर तमिल भाषी के लोग थे कौन? अल्पसंख्यक थे। जैसे अगर हम भारत में देखें तो भारत में हिंदू क्या है? बहुसंख्यक है, और बाकी जो अन्य धर्म के लोग हैं वो क्या है? अल्पसंख्यक है। तो देखिए सत्ता का बंटवारा
इस प्रकार किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय दोनों में सत्ता में भागीदार रह सके। बेल्जियम के सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था के क्या है, एक उत्तम उदाहरण हम देखते हैं। फिर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन, गैर सरकारी संस्थाएं भी सत्ता में भागीदारी के लिए प्रयत्नशील रहती है। किसी भी देश में राजनीतिक दल, हित समूह, संघ तथा संगठन भी अपने प्रभाव से सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर लेती है। अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती है तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है। ठीक ना, कोई दिक्कत इस पर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। ठीक ना, प्रश्न क्या है, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। तो शासन की व्यवस्था में समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, हंसते खेलते आप लोग कभी भी ऐसे प्रश्न बना लीजिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक उपयुक्त परक और एक नैतिक कारण बताइए, अथवा सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। देखिए, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क, राजनीतिकों ने सत्ता की साझेदारी के पक्ष में अनेक तर्क दिए, जिनमें से प्रमुख तर्क क्या है। देखिए, पहला देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव को क्या करता है, कम करता है। अगर हम बात करें तो सत्ता की, जैसे कि हम लोग बेल्जियम के केस में देखे थे कि वहाँ पे सत्ता की साझेदारी हुआ, जिसके कारण से वहाँ के समूहों के बीच में सामूहिक टकराव क्या होगा, कम हो गया। फिर देखिए, यह पक्षपात अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को क्या करता है, कम करता है। और देखिए, यह विभिन्न विविधताओं को अपने में क्या कर लेता है, समेट लेता है। अगर मान लीजिए यहाँ के लोग आपस में अगर बटे हुए हैं तो उन्हें क्या कर लेता है, एक साथ लेकर चलने का काम करता है। यह लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाती है, जिससे सत्ता में लोगों की भागीदारी क्या होगी, बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा कि सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। ये देखिए, ये हम लोग क्या देखें कि युक्तिपरक कारक। अब हम लोग देखेंगे इसके नैतिक कारक। देखिए, सत्ता के विभाजन से सभी लोग सरकारों को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने से राजनीतिक दलों को पूर्ण न्याय मिल सकता है। ठीक ना, सत्ता की साझेदारी से अल्पसंख्यकों को समानता के आधार पर भागीदारी मिलती है, अतः राजनीतिक व्यवस्था आक्रोश की भावना नहीं पनपती है। जैसे कि हम लोग देखें कि श्रीलंका के केस में क्या हो गया, श्रीलंका के केस में क्या हो गया था कि आपस में ही लोग क्या हो गए थे, आपस में ही लड़ रहे थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर सत्ता की साझेदारी हो तो जिससे अल्पसंख्यक को समानता का आधार पर भागीदारी मिलेगा, और इससे क्या होगा, वो राजनीतिक रूप से वो आक्रोश का भावना नहीं बढ़ेगा, और दोनों ही समुदाय क्या करेंगे, एक साथ मिलजुल कर आगे चलेंगे। और देखिए, अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि शक्ति विकेंद्रीकरण से सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग शक्तियां सौंप दी जाती है और वे किसी भी अन्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जिससे केंद्र और राज्यों की सरकार में शांति का वातावरण क्या रहेगा, इससे बना रहेगा। और कानून का निर्माण या फिर कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, अतः लिया गया निर्णय या कानून सबके लिए क्या होगा, मान्य होगा। यानी कि जो भी वहाँ पे कानून बनाया जाएगा या फिर जो भी सरकार क्या करेगी, निर्णय लेगी, वो सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा के लोगों पे एक समान रूप से क्या होगी, मान्य होगी। ठीक ना, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो। तो यही हमें देखने को मिलता है कि सत्ता की साझेदारी के लाभ देखने को हमें मिलता है। चलिए, फिर अगला प्रश्न है, अच्छा, ये चैप्टर 1 का जितना भी प्रश्न था वो प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।